अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुल के बोल। और आज भी हमारा मौज़ू गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त धरना दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कितने दिन धरना चलेगा और मामलात सियासी किस तरफ जाएंगे, एक सबसे अहम सवाल ये है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो जो 3 डिमांड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 26वीं आईनी तरमीम का ख़ात्मा, अदलिया की आज़ादी और इलेक्शन जो मैंडेट है उसके हवाले से, चाहे इलेक्शन वो कमीशन बनने तहकीकाती या फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस हो, वो एक डिमांड। और फिर रिहाई का मामला जो है कि वो आज इमरान खान की जो पिंडी में जिस केस की समाअत थी, जिस्मानी रिमांड मज़ीद 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, 2 दिसंबर तक। जिसका मतलब है कि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करके वहाँ से कोई रिलीफ या अपने हक़ में फ़ैसला लें तो फिर तो पहले को ज़मानत हो सकती है, अदरवाइज़ 2 दिसंबर तक तो इमरान खान की ज़मानत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ लाहौर में कल एक अहम जो 9 मई के केसेस हैं, कोई उनकी कल समाअत है, उसके अंदर भी दरख्वास्त ज़मानत दी हुई है, तो वो देखना होगा क्या डेवलपमेंट होती हैं। ये मौज़ूआत हैं और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इन पे हम बात करेंगे। सनाउल्लाह खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरह आज़म चौधरी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सनाउल्लाह साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। परवेज़ संदेला साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सियासी मुबस्सर भी हैं। और कमर मेखन साहब इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद आज़म चौधरी साहब, आप हम सब में सीनियर हैं और आप हमारी जो सहाफ़ती सियासत है वो भी करते हैं, तो इसलिए जो मुल्क की सियासत है और हमारी सहाफ़ती सियासत बड़ी दो पेच एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो सारा मामला अभी यहाँ तक पहुँच चुका, आज ये फैसला हुआ कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? कहा गया जी कि अब खबर चली कि ऑपरेशन होगा और आज रात ही खाली करवाएंगे। फिर कहा कि नहीं, वो थके हुए हैं जवान फोर्सेस के, तो आज नहीं तो कल हम इसको करेंगे। तो ये आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है और क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। देखें कि ये सारा कुछ जो हुआ है उसको अगर हम पूरे को एक नजर दौड़ाएं उसके ऊपर, तो मैं समझता हूं कि इस मामले को इंतहाई बुरे तरीके से मिसमैनेज किया गया है। अगर वो एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दी थी और हुकूमत के पास भी वक्त था, और ये पहली दफा आपने देखा कि किसी सियासी जमात ने अपनी कॉल के साथ ही अपनी मुज़ाकराती टीम का भी अनाउंस किया कि हमारे ये 2-3 लोग होंगे जो मुज़ाकरात कर पाएंगे। लेकिन हुकूमत ने उसको सीरियस लेने की बजाय उल्टा उस पर मजाक उड़ाती रही और उस पर एक बयानिया बनाया गया जी देखें जी ये कैसी एहतजाज की कॉल है कि जिस पर मुज़ाकरात पहले आ रहे हैं और एहतजाज बाद में है। उसको नॉन सीरियस लिया गया। और उसके बाद हुआ क्या है, एक तो हुकूमत को यह तवक्को नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर। हुकूमत ने उनके एहतजाज से पहले ही खालिद साहब उनके एहतजाज को कामयाब करवा दिया, पूरा मुल्क बंद करके। बिल्कुल। आप देखें कि इस वक्त पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन बंद है। किसी शहर के अंदर वो ट्रांसपोर्ट ना पहुंचेगी, ना आपको अशिया जरूरिया वहां पे मिलेंगी। पेट्रोल की किल्लत आ चुकी है, जो खुर्दोनोश की अशिया है उनकी किल्लत पैदा हो चुकी है। अब इस्लामाबाद को तो पूरा सील किया गया है। अब लाहौर की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस्लामाबाद में तो इससे कई गुना ज्यादा होगी। अगर इस मामले को अच्छे तरीके से उस वक्त सियासी नजर के साथ इसको हैंडल किया जाता तो शायद ये नौबत ना आई। देखने 2-3 उनके मुतालबात थे। एक उनका मेजर जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो ये था कि मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। तीसरा उनके जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए। अब जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें 2 किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके केसेस अंडर ट्रायल है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ इस वक्त जिन पे तफ्तीश हो रही है, जिनके ऊपर कुछ साबित नहीं किया जा रहा, जिनकी जमानतें भी वो बार बार अदालतों से हो रही हैं। और ये सिर्फ हुकूमत से मुतल्लका एक इशू था। जो अदालती इशू थे उनको लहदा ट्रीट किया जाता और जो इंतजामी इशू थे उनको लहदा ट्रीट किया जाता। और जो लोग बेगुनाह साबित हो चुके हैं उनके ऊपर जो बार बार FIR देके उनको अंदर रखा गया है उस चीज को फौरी तौर पर खत्म किया जाता। तो एक मुतालबा तो यही पे हल हो सकता। दूसरा, उस मुतालबे के अंदर उन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि इमरान खान को छोड़ा जाए। इमरान खान का मुतालबा उसके कारकुन कर रहे हैं, लेकिन वो जो 3 उनके बड़े मुतालबा उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं था। दूसरा, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर ठीक है, आप उसको थ्रू 2/3 मेजोरिटी आपको दोबारा चाहिए, लेकिन आप उसमें कम से कम
कोई कमीशन बना के किसी भी तरह आप उसको रिव्यू में लेके जा सकते थे। ये भी एक तो आप कर सकते थे। तीसरा, आप देखेंगे जो मैंडेट वाला मामला है उस पर जो ट्रिब्यूनल्स बने थे, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शहजाद साहब थे यहाँ पे, उन्होंने जो जजेस तैनात किए, उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम आई, उन्होंने वो सारे ट्रिब्यूनल चेंज किए। आप ट्रिब्यूनल्स का मामला इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बना के और वो आप उस पर छोड़ देते। ये देखें गिव एंड टेक का मामला था। कुछ शरायत पीटीआई की मानी जाती, कुछ शरायत हुकूमत की मानी जाती। तो इस वक्त ना मानने की वजह से पूरा मुल्क इस वक्त तकलीफ में आया हुआ है। बिल्कुल, वो आने राना वाला सनाउल्लाह टाइम, साहब ने कहा है कि अगर हम ये मुतालबात मान लें तो फिर तो हम जेल में चले जाएंगे, तो वो हुकूमत में आ जाएंगे। मैं ज़रा दूसरा इसका एक और पहलू भी है, इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक पहलू भी है। सनाउल्लाह, आप पॉलिटिकल आस्पेक्ट पे भी बात करें इसके ज़रूर कि ये जो सारी सिचुएशन है यहाँ तक पहुँची क्यों है। और दूसरा, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 190 अरब रुपए हमें एक दिन का नुकसान होता है। अगर आप जीडीपी का देखें, 375 अरब डॉलर किया तो 1.02 डेली आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है, क्या उसको हम 365 पे लेके जाएं तो ये आपका कुछ 300-350 अरब का अगर नुकसान हो रहा हो और 13,000 अरब आपका रेवेन्यू टैक्स टारगेट हो और एक दिन का कोई 35 से 40 अरब वो भी बनता है, तो ये तो वो अमाउंट बन गई जो हम आईएमएफ से कोई 1.25 अरब डॉलर लेते हैं और उसके लिए हमें कितने मिन्नत तरले जतन करने पड़ते हैं, और उतने हम जो है कि खुद ही बस शुगल में अना में सियासी अनाओं में हम इसकी नज़र कर देते हैं। देखिए खालिद साहब, एक तो डायरेक्ट जो है वो लॉस जो है 3 दिनों में 500 अरब रुपए का हो चुका है, और इनडायरेक्ट जो लॉस है वो इससे ज्यादा है। और वो जो 190 बिलियन का उन्होंने फिगर बताया वो बिल्कुल ठीक है। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं। उसमें आपका रेवेन्यू का लॉस है एफबीआर का, इसके साथ आपका ट्रेड का लॉस है, और बाकी लॉसेस मिला के ये 500 अरब का 3 दिन का हुआ। तो आप अंदाजा कर लें, ये तकरीबन $2 बिलियन बनते हैं। जी हाँ, और इनडायरेक्ट जो लॉसेज है वो इससे ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन मैं वो अगर इसके पॉलिटिकल पहलू पे बात करूं, जो आजम साहब ने बात की है कि हुकूमत की इसमें जो है इनमेच्योरिटी नजर आई है, बिल्कुल ठीक बात है। हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि वो इस किस्म की पोजीशन पे ले आए। जब अनाउंस हो चुका था 24 नवंबर, बहुत पहले, तो हुकूमत को एंगेज करना चाहिए था। लेकिन हमें रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक ये है कि ये तीनों के तीनों मुतालबात जिस तरह आजम साहब बात कर रहे हैं, ये किसी सूरत भी ये हुकूमत ने नहीं मानने, ना एस्टेब्लिशमेंट ने मानने। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और रियलिस्टिक होना चाहिए। ये उनकी मौत है। वो जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही। रियलिस्टिक तो ये है कि ये मानने की चीज नहीं है। और रियलिस्टिक ये भी है कि ये जितने भी लोग आए हैं किसी इजाजत के बगैर आए हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी दफा है कि एक सूबाई हुकूमत, उसका वजीर आला, उसके तमाम वज़रा, उसके तमाम पार्टी ओहदेदार, उनके बाकी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो इस धरने में शरीक हैं। और इसको मैं कम अज कम ना, आप सब लोग इतराज करें, मैं इसको बगावत कहता हूँ। ये बगावत है। ये क्योंकि कोई इजाजत नहीं है, कोई लीगल पोजीशन नहीं है आने की। ठीक है, आपकी डिमांड्स हैं, उसके लिए कोई और रास्ता हुकूमत को भी इख्तियार करना चाहिए था, पीटीआई को भी करना चाहिए। ये बिल्कुल भी किसी तरीके से, और जो मैंने खुद जाके जो देखा है, वो वायलेंट लोग हैं, आप ये नहीं समझे। और उनका एजेंडा ये नहीं है कि उन्होंने डी चौक पे बैठ जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और आज प्राइम मिनिस्टर के पास जो मीटिंग हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताई गई है, वो ये नहीं बताया गया कि ये डी चौक पे आकर बैठे रहेंगे। अब वो 2014 नहीं है कि आपको खाना भी मिल रहा है, रास्ता भी मिल रहा है, मौसम भी ठीक है। अब ये कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने फौरन ही, जो आज इतलात भी आ रही थी कि ऑर्डर दिया जा रहा था, इन्होंने डी चौक नहीं बैठना था। इन्होंने वही कंट्रोल हासिल करना था जो बांग्लादेश में स्टूडेंट ने हासिल किया है। और ये बाकायदा ट्रेन किस्म के लोगों को ये बता दिया गया था। तो ये रियलिस्टिक है, ये हकीकत है, और इसको बगावत कहते हैं। फौज वैसे ही नहीं खड़ी, आपकी तमाम जो शाराए दस्तूर पर मारते हैं, फौज को कंट्रोल दे दिया। तो ये रिपोर्ट थी जिसके बाद ये फैसला किया गया है, जो आज रात को नजर भी आ जाएगा। लगता ये है कि यहाँ पर नहीं, अभी वो इतला आई है, वो सनाउल्लाह जो वो सोर्सेज देते हैं ना खबर, वो जिन्होंने कहा था हम करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी जवान थके हुए हैं, जरा आज रिलैक्स कर लें तो कल करेंगे। ये वजारत नहीं खालिद साहब, ये चीजें अभी से आप तैयारी देख लेना। लाइटें बंद कर दी हैं, वहां पे आसपास के तमाम होटल बंद करा दिए गए। तो ये डिसीजन, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो मीटिंग्स में हुआ है। ठीक है, जो मीटिंग्स में रिपोर्ट्स आई हैं, जो उन्होंने डिसीजन ये हो गया। वो बड़े खौफ। चलें जरा कमर मेकन आपकी तरफ आते हैं। आप भी सारा दिन जिना एवेन्यू पे और इधर ही घूमते फिरते रहे हैं, तो क्या आपकी सेंस क्या है कि क्या ये सारी सिचुएशन है, किस तरह से इसको डील किया जा रहा है, आज रात को क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है अगले 2-4 दिनों में?
देखिए सर, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको ये बता दूं, आपने कहा कि क्या होने जा रहा है। कल 26 नंबर के ऊपर भी जब तैयारियां की जा रही थी तो हम वहाँ मौजूद थे, और तैयारियां देखते साथ ही हमें ये चीज़ महसूस हो गई थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। हम्म। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से फायरिंग भी हुई, जिस तरह से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, उन मामलात को देखते हुए ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तैयारियां किस पैटर्न में, किस हिसाब से की जा रही थी। आज भी जिना अभी के ऊपर हम सारा दिन मौजूद रहे। अभी भी यहाँ शिरकत से पहले मैं वहीं से आ रहा हूँ, डी चौक से। और जब मैं वापस पहुंचा हूँ अपनी जगह पर, और यहाँ प्रोग्राम में बैठने से पहले ही ये इतला मिली है कि बाहर F6 का जो एरिया है वो सारा सील कर दिया गया, और उसके लिए ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। उससे पहले हमने ये देखा कि F6 के इलाके से एक भारी नफरी की मूवमेंट भी हमने देखी, जो एम्बेसी रोड से होती हुई जो है डी चौक की तरफ जा रही थी, और G6 से भी कुछ गाड़ियां इसी तरह से। और उसमें मेरे कुछ अंदाजे के मुताबिक हजारों की तादाद में जो अहलकार थे वो वहां पहुंचे। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन जिसका नाम दिया जा रहा है, वो इस वक्त जिना एवेन्यू की सड़कों के ऊपर शुरू कर दिया गया, और लोग जो है वो G6 की तरफ और G7 की तरफ भाग चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर किया गया, और इन सारी चीजों को देख कर ना, मुझे तो किसी सूरत भी नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी लम्हे या किसी भी पॉइंट पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थी। क्योंकि जब मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ की तरफ से बना दी गई थी, उस वक्त भी उस पर तनकीद की गई। जैसे आपने खुद कहा कि मुज़ाकरात से पहले उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है, एहतजाज से पहले बना दी गई है। ये कैसा एहतजाज है? लेकिन हम देख रहे हैं कि तारीख हमें बताती है, जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सबसे पहले सीज फायर होना बहुत जरूरी होता है। अब इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से तो सीज फायर नजर आ रहा है, वो लोग पुरअमन नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे पेशकदमी करते हैं या बढ़ने की कोशिश करते हैं, जाहिर है उन्होंने डी चौक धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सीधे इस वक्त भी हमें इतलात मिल रही है कि लाइव बुलेट्स भी चलाई जा रही है, शेलिंग जो है वो चलाई जा रही है। और मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने 3 दिन में असेस किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है, तकरीबन 55,000 से जायद शेल जो है वो फायर किए जा चुके हैं। पुलिस की एक जराये से हमें मालूम हुआ कि अब 4 से 5,000 शेल जो है वो पुलिस के पास सिर्फ बचे हैं। अब ये जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हुकूमत का रवैया शुरू से ही अग्रेसिव है। वो आपने देखा कि जैसे ही काफिला कटी पहाड़ी से आगे दाखिल हुआ KPK से अली अमीन का, उस वक्त वहां पर भी इसी तरह से पुरतशद्दुद तरीके से उसको रोकने की कोशिश की गई। किसी ने कोई सीरियस मामले के ऊपर बात ही नहीं की। जो जराए दावा करते हैं कि जिस हद तक मुज़ाकरात आगे बढ़ पाए, वो इस हद तक सिर्फ बढ़े थे कि मुज़ाकरात करने कैसे हैं और बैठना किस तरह से है। लेकिन उससे पहले हुकूमत की तरफ से एक शर्त जो सबसे पहले रखी गई वो ये थी कि जी आप हर हाल में संजानी चले जाए, उसे कॉल ऑफ कर दे। जब आप एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है और मामलात को आगे किस तरह से लेकर चलना है। फिर आप देखें, थाना न्यू टाउन में पहले 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया इमरान खान का, और आज फिर जो है रिमांड बढ़ा दिया गया 6 रोज के लिए। मतलब अब ये मुकदमा दर्ज होता है 28 दिसंबर 2024 को, जिस दिन इमरान खान जेल के अंदर थे। अब इमरान खान से ना तो कोई चीज बरामद हो सकती है क्योंकि वो जेल के अंदर थे, ना उनके साथ किसी की उनके ऊपर इल्ज़ाम तो इतना है कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी या उनको हदायत की या साजिश की या जो भी कह लें कि ये चीज़ है। ज़रा मैं इस तरफ आऊँगा। संदेला साहब, आजम चौधरी साहब ने कहा कि ये सारा मामला जो है कि ये हैंडल हो सकता था, मिसमैनेजमेंट हो गई पॉलिटिकली गवर्नमेंट से, और सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं ये बगावत है, और कमर साहब कह रहे हैं कि नहीं ये पुरअमन एहतजाज है, लेकिन इसको जो है कि रियासत ने ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आप इस सारी सिचुएशन को क्या देखते हैं, और जिस स्टेज पे अभी हम खड़े हैं वहाँ पे आपको क्या नज़र आता है कि क्या होना चाहिए या हो रहा है या क्या आगे होना चाहिए? आपकी आवाज़ संदेला साहब शायद म्यूट है। जी तो मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूंगा कि मुझे इसमें इश्तिहारों की भी आवाज आ रही है, मुझे जो बोलते हैं वो आवाजें भी 2-2 3-3 आ रही हैं। तो मैंने अब तक जो तीनों लोगों को सुना है ना, वो बड़ी मुश्किल से मैं को अंदाजा लगा सकता हूं उन्होंने क्या कहा है। उसको ये देख लें कि क्या मसला है। मतलब आपकी आवाज 2-2 3-3 दफा आ रही है और इश्तिहार चलते भी। ठीक है, ये अच्छा ठीक है।
ये अभी भी इसके अंदर एक म्यूजिक की आवाज आ रही है, इश्तिहार चलने की आवाज। म्यूजिक तो का इसको कह रहे एक हैं तरह कि देख जैसे लें। बैकग्राउंड और म्यूजिक जैसे खबरें या कुछ चीजें। ठीक है, चले, मैंने इनका लबे लुबाब तीनों का एक एक जुमला आपको बताया है, तो बाकी आपकी अपनी भी जो राय है। देखिए, पहली बात तो है कि आजम चौधरी साहब हमारे सीनियर हैं, इनकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा अफसोस होता है, बड़ा ही अफसोस हुआ है इनका। मुझे लगता है कि ये किसी पाकिस्तानी चैनल पर हिंदुस्तानी कोई मेरे भाई सीनियर बैठे हुए तजियाकार, और वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं ना, देखिए सबसे पहली बात तो है, इस प्रोग्राम के शुरू में उन शहीदों के लिए दो लफ्ज बोलने चाहिए थे, सबको बोलने चाहिए थे, जिन्होंने आज अपनी जानों के नजराने पेश किए। और बड़े अफसोस की बात है कि वो जो जानों के नजराने पेश किए हैं वो किसी बॉर्डर पर नहीं किए, वो अपने ही एक सूबे दूसरे सूबे आए हुए लोगों के हाथों वो जहाने शहीद हुई हैं। फिर कल रेंजर के साथ जो हुआ, पुलिस के साथ हुआ, तो हमें इस पे मेरे ख्याल में दो लफ्ज जरूर बोलने चाहिए थे, लेकिन शायद कोई समझता ही नहीं जरूरी। इन जानों की कोई कीमत ही नहीं है। जानों की कीमत है तो वो उन आए हुए केपीके से कुछ, जिनको बुशरा बीबी बार बार पठान 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 कहती है, जिनमें से 90% अनपढ़ है और 95% पैसे दे के लाए गए हैं, उनकी आवाज सिर्फ और सिर्फ सुनाई देती है। लेकिन ये जो हमारे जवान लड़े हैं, इस मुल्क की इज्जत और हिफाजत के लिए लड़े हैं, उनकी ना तो किसी को आवाज सुनाई देती है, ना उनकी शहादत की किसी के पास कोई कीमत है। और बताया ये जा रहा है कि वो पुरअमन है। अगर पुरअमन है तो पीडीएम की तहरीक तकरीबन 3.5 साल तक, मौलाना फजल मान साहब सबसे लंबा कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 2 दफा धरना लेके आए, हमें किसी रास्ते में कोई शहादत की आवाज नहीं आई, हमें किसी जगह पे कोई रास्ते में लड़ाई की नहीं आई। हालांकि कहा जाता था कि उनके लोग बहुत मुनज्जम है और वो लड़ाके हैं और वो हाथ में डंडे पकड़ के चलते हैं और वो मौलवी हैं, ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज बुशरा बीबी जब से आई हैं, उनके साथ वही नकाब वाले लोग हैं जो आपको याद होगा, जिन्होंने जमान पार्क का पूरा रास्ता बंद किया था, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियां जलाई थी। लेकिन आई डोंट नो, मुझे पाकिस्तानी चैनल और पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हुए नगारों की समझ नहीं आती, या शायद मैं बाहर बैठा हूँ, जब मुझे कुछ नजर नहीं आता या मेरे पास कोई सोर्स नहीं है मैं देख सकूं, बड़ा अफसोस होता है। देखें भैया, आप किन बातों में पड़ गए हैं, क्या हो गया आपको यार? आपकी मुल्क की इकोनॉमी देखें, आप किस इंसान को लेके आना चाहते हैं? जिस इंसान को लेके आए थे 3-3.5 साल पहले, देख नहीं लिया आप लोगों ने वो क्या करके गया था? अभी आपके मुल्क की इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो रही है, क्या हो रहा है इस वक्त? किसी एक 3-4 दोस्तों में से किसी एक के मुंह से ये लफ्ज निकले कि यहाँ पर अभी बेलारूस के सदर आए हुए, अपने 70 उनके साथ वफद है, क्या वो करने आए यहाँ पे? और इन हालात में जब आपके मुल्क पे हमला हुआ है, एक दूसरे सूबे से आपके कैपिटल को यरगमाल बनाया हुआ है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तरला कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, खुदारा अपनी कंपनियों को लेके और इस मुल्क की जो इस वक्त हालत है उसको बेहतरीन लगाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं बैठे हुए उन 95% ऐसे लोगों को जिनको बार बार, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता क्योंकि बुशरा बीबी बार बार यूज कर रही है, दूसरा आजम साहब को ये भी नजर नहीं आता, शायद वो बुशरा बीबी की तकरीर भी नहीं सुनते। ये जितनी चीजें आसान करके आजम साहब बता रहे थे कि गल ही कोई नहीं है भाजन, पार्लियामेंट यह भी मान लेनी चाहिए थी, अपना उन्होंने जरा वो वापस मंगने वो भी दे देना चाहिए थी। भाईजान वो बार बार कह रही है मैं इमरान खान को छुड़वाने आई हूँ, आप कह रहे हैं कि वो कह नहीं रहे, बार बार कह रही है इमरान खान को छुड़वाने आई हूँ, इसके अलावा वो बात ही कोई नहीं करी कि इमरान खान को छुड़वाने आई हूँ, मेरे साथ रहना। वो हलफ ले रही है, वो कह रही है कि मुझे छोड़ के ना जाना क्योंकि मैं खान को लेने आया, और आप लोग कह रहे हैं कि वो अपना पता नहीं क्या मांगने हैं और क्या नहीं मांगने आया। देखे, रहम करे इस मुल्क पर, दर्द और तकलीफ सहने इतनी ज्यादा और नहीं सह सकता ये मुल्क, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैं। 2013-14 में आपने देख लिया था शुगल तमाशा, क्या उससे पार्लियामेंट को कोई फर्क पड़ा था? क्या उससे हुकूमत खत्म हो गई थी? खत्म हो गई तो आपके मुल्क की इकोनॉमी को धचका लगा था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ था। आज भी हो रहा है। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि अरबों रुपया जो है वो नुकसान होगा, अरबों रुपया नुकसान होगा भैया। एक दिन में खाली ट्रांसपोर्ट देखे कितना नुकसान कर देगी आपके मुल्क में। वो कह रहे हैं कि लाहौर में भी कुछ नहीं मिल रहा, लाहौर भी मतलब तबाह बर्बाद हो गया, लाहौर में तो भाई निकला ही कोई नहीं है, लाहौर को क्या हो गया है? लाहौर में कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने खुद 3 दिन पहले से ही शहर बंद किए हुए हैं, पिंडी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, या बाकी शहर है, उसकी वजह से जो खुराक की सप्लाई जो है ना वो मुतासिर हुई है, वो चीज आ रही है। इतने बड़ों की शहरों की जो सप्लाई होती है वो 2 दिन में उनको फर्क नहीं पड़ता भैया, 2-3 दिन में कोई ऐसा उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आने वाले 10-15-20 दिन होगा तो ये बात मानने वाली है, लेकिन 2 दिन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 दिन लाहौर जैसे शहर में जो सप्लाई की वजह से मतलब ये हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह करे ये कल तक बेहतर हो जाए, और अगर वो बंद ना करते तो हो सकता है लाहौर वाला हालात भी वही होते जो इस्लामाबाद में हो रहे हैं।
लाहौर में भी इतनी शहादतें हो चुकी जितनी इस्लामाबाद में शहादतें हुई हैं। लाहौर में भी कोई जवान जो अपनी माँ को कह के आया होगा कि मैं 10 दिन तक वापस आ जाऊं, इस्लामाबाद ड्यूटी करने जा रहा हूं और उसका जनाजा जा रहा होगा, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए लाहौर में इस किस्म की कोई हरकत नहीं हुई, इस किस्म का कुछ नहीं हुआ और सिक्योरिटी वालों के बंद करने की वजह से ये बचत हो गई है। चले, अच्छा एक चीज़ जो है कि मैं आज़म साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप ज़रूर इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में अब जब से ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने पहले अमेरिका की थी, फिर हमारी अपनी वो लड़ाई बन गई, तो कोई 1 लाख के करीब हमारे जो भाई शहीद हुए यहाँ पे, उसमें सिविलियन भी थे, शहरी भी थे, तमाम मुकातब फ़िक्र के लोग थे, तमाम मुस्लिम नॉन मुस्लिम थे, और कोई 5 से 6 हज़ार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के और आर्मी के लोग भी शहीद हुए। और अभी भी यहाँ पे वो मामला चल रहे हैं। हमें मेरा ख्याल है इसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए कि अच्छा हमारे पुलिस के या फ़ौज के जवान भी उतने ही कीमती हैं जितने एक आम शहरी होता है, और एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो सारी है। और हमें सबको मेरा ख्याल है यकसा ही हमारे वो जो लोग भी हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, यकीनी तौर के ऊपर सर आँखों पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें उनका एहसास भी है। हम उनको जितना हो सकता है कौम उतना उनको सपोर्ट भी करती है, अखलाकी तौर के ऊपर भी, हर तरीके ऊपर भी। दूसरा ज़रा ये आज़म चौधरी साहब, क्योंकि सियासी तहरीकें पाकिस्तान के अंदर बड़ी रही हैं हमेशा, और अभी संदेला साहब भी हवाला दे रहे थे कि चाहे वो JUI की हो या नवाज शरीफ साहब भी लॉन्ग मार्च करते रहे, बेनज़ीर दौर में भी उन्होंने बड़े लॉन्ग मार्च भी किए, जलसे जुलूस मुजाहरे भी किए, और पीपल्स पार्टी भी करती रही, और सारी जमातें मिल के इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी होते रहे। जो असल मुझे एक चीज़ इशू नज़र आता है कि आप इस पे कमेंट करें कि मेरा ख्याल है कि जो तशद्दुद का एलिमेंट अभी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसका संदेला साहब भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिसमें सिविलियंस भी और रेंजर्स के या पुलिस के लोग भी ज़ख्मी हो रहे हैं या जहाँ बाक हो रहे हैं, कि शायद उन अदवार के अंदर जहाँ पे इतनी ज़्यादा रुकावटें पहले ही खड़ी कर दी जाएँ या बंद कर दिया जाए, तो फिर दोनों तरफ से फिर तशद्दुद का एलिमेंट आता है। और जहाँ पे अगर फैसिलिटेशन हो, चाहे आप 2014 में देख लें या 2000 उसके बाद देख लें, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए, तो उसमें वो तशद्दुद का एलिमेंट कम हो जाता है। कि ये मेरा ख्याल है कि एक चीज़ होनी चाहिए कि सियासी जमातों के अंदर भी कि ये इस चीज़ को ना प्रमोट किया जाए। खालिद साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे ना संदेला साहब की और मेकन साहब की ऑडियो नहीं आ रही थी, तो मैं उनकी बात सुन नहीं पाया। चले, अच्छा ही हुआ। जहां तक ये सियासी तहरीकों के अंदर तशद्दुद का मामला है, सियासी तहरीकों के अंदर जो तशद्दुद का मामला है, ये भी कोई नया नहीं है। हम थोड़ा माजी में जाएं, अर्ली 90s में जाएं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, और जो भट्टू साहब थे, वो मंजूर भट्टू साहब, वो पंजाब के वजीर आला थे। मियां नवाज शरीफ साहब निकलते हैं, एक प्रोटेस्ट के लिए माल रोड पे आते हैं, वहां पे पुलिस ने उनको रोका, उनके सामने पुलिस ने पूरी दीवार खड़ी कर दी। तो रीगल चौक के अंदर वहां पे मियां साहब के जो गनमैन थे साथ, जिसमें आपको याद हो गया एक सिद्दीक होता था उनका बड़ा मशहूर गनमैन जी, वो द्रास काट के दाढ़ी वाले गनमैन का, ठीक है, उन्होंने वहां पे बीटन रोड के सामने खुदकार हथियारों के साथ ब्रस्ट मारे और बेतहाशा फायरिंग की गई, और वहां पे पुलिस की जानब से कोई रिटेलिएशन नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी एक तशद्दुद का वाकया। उसके बाद हमने लाहौर माल रोड के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को एक दूसरे के आगे पीछे भागते हुए, एक दूसरे पे और पुलिस के साथ और इंतजामिया के साथ लड़ते, तशद्दुद करते हुए अपनी आंखों से देखा है। और आज जो कुछ हो रहा है, माजी के अंदर जितनी तहरीक रही है, आप मुझे बताएं कि क्या कभी इस तरह इतने लोग इकट्ठे हुए थे और एक बंदा जेल में बैठा हो, उसकी कॉल पे इतने लोग आ जाए? अब ये जो लोग वहां पे पहुंचे हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा कि इन लोगों ने वहां पे कोई फायर किया हो, इन लोगों ने वहां पे किसी को मारा हो। अगर वहां पे कुछ जो FC के और रेंजर्स के अहलकार वहां पे जो कहा जा रहा है कि वो गाड़ी के नीचे रौंदे गए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी हकीकत हमारे एक साथी सीनियर जर्नलिस्ट है मतीउल्लाह जान, उन्होंने अपने वीलॉग में जो मरहूम है वहां पे एक उसके भाई का इंटरव्यू करके और पिम्स हॉस्पिटल से उन्होंने सारी चीजें वो स्क्रीन के ऊपर आश्कार कर दी। अगर वो ना करते तो शायद आज इस वक्त उसका बयानिया कुछ और होता। इसके अलावा अब PTI वाले क्लेम कर रहे हैं, वो लाशें दिखा रहे हैं कि उनके बंदों को गोलियां लगी हैं। अब वो गोलियां कौन मार रहा है? क्या वहां पे पुलिस को इजाजत है या सिक्योरिटी फोर्सेस को इजाजत है कि पुरअमन अगर मुजाहिरीन है तो मुजाहिरीन के ऊपर वहां पे फायरिंग की जाए? फायरिंग की तो किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। आप शेलिंग करते हैं, आप लाठीचार्ज करते हैं, समझ आती है, लेकिन फायरिंग की समझ नहीं आती। अगर वहां पे गोली मारी जा रही है या कुछ लोग वहां पे हलाक हुए, जख्मी हुए हैं,
तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उन चीजों को कंट्रोल करे। दूसरी बात ये है कि ये प्रोटेस्ट ये कामयाब हो ये नाकाम हो, हर दो सूरतों में हुकूमत की नाकामी है इसमें। आप देखें कि हुकूमत जो है वो अगर इसको कंट्रोल नहीं करती और उनके साथ को बैठ के मुज़ाकरात में नहीं जाती, तो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो इस वक्त लोगों के लिए अशियाए खुर्दोनोश और अशियाए जरूरिया उसकी किल्लत का मामला है, उसकी जिम्मेदार भी हुकूमत करार पाएगी। जो लोग इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप देखिएगा इन इशूज को लेके वो भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आएंगे। हुकूमत उनके मुतालबात मान लेती है तो फिर भी हुकूमत मुसीबत में है। अब इन हर दो सूरतों में नुकसान हमेशा हुकूमतों का होता है, अपोजिशन का नुकसान नहीं होता। और हुकूमतें शीशे के घर में बैठी होती हैं, हुकूमत जो है वो शीशे के घर में होती है और वो कोशिश करती है कि ऐसे हालात ना हो कि जिसकी वजह से उनके जो प्लानिंग होती है या तरक्याती मकासद होते हैं या उनका एजेंडा है उसके अंदर रुकावट नहीं आनी चाहिए। ज़रा सनाउल्लाह, ये इसी नुक्ते को मैं आगे बढ़ाता हूँ आपकी तरफ भी। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल में तो सियासी जमातें सारी की सारी इसमें फ्रीक हैं और किसी हद तक जो है कि जो तीसरा इदारा है वो भी जुडिशरी से आपको देख सकते हैं कि सारी क्राइसिस में अगर कोई निकलने के लिए हमेशा कोई एक मीडिएशन का तरीका होता था कि अगर कहीं दो फ्रीकैन के होता था तो तीसरा फ्रीक कहीं दरमियान में आता है और मामला निकालता है। तो इस वक्त आपको कोई मीडिएशन का रोल भी नज़र आता है या लगता है कि बराह रास्त टकराव है और इस टकराव का नुकसान जो है वो मुल्क को ही होगा? फिर नहीं खालिद साहब, जुडिशरी की जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी है उसको इमरान खान तो मानते ही नहीं है ना। आपको पता है पीटीआई के चेयरमैन नहीं मानते, पीटीआई नहीं मानते, तो वो तो नजर भी नहीं आ रहा। और ना वो जुडिशरी बगैर इजाजत के कोई नोटिस लेगी, कोई इशू करेगी। तो ये सूरत हाल मीडिएशन किसी और तरफ से भी कोई नहीं आ सकती। और ना मेरे ख्याल में जो अब ये पीटीआई का जो ये लोग यहाँ मौजूद हैं, ये मॉब बन चुका है। आपको पता है, पता नहीं आजम साहब को वीडियो क्यों नहीं नजर आई, मैं तो हैरान हूँ। लाहौर में बैठे, हम तो यहीं बैठे हैं। ये कहते हैं पुरतशद्दुद नहीं है, बड़े पुरअमन है। तो पुलिस वालों को मारने की डंडों के जरिए उनकी एक रेंजर के एहलकार की वर्दी उतार के स्टिक पे चढ़ा के खड़े हुए हैं। आप कमाल करते हैं, पता नहीं आपको वहां बैठ के क्या पुरअमन नजर आ रहा है। कोई पुरअमन नहीं है। और ना वो यहाँ पे पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, जो डिमांड्स को लेकर आए हैं और जो शल मारे हैं उन्होंने। सूबाई हुकूमत एक आ रही है, सरकार बाकायदा एक जो हुकूमत है इस मुल्क में वो लेकर आ रही है, सूबाई हुकूमत के शल लेकर आ रही है। दोनों तरफ से शल चल रही है, एक तरफ से नहीं चल रहे। ये आप भूल जाएं कि गोली एक तरफ से चल रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि कारकुन कुछ शहीद हुए हैं, अभी तक उसकी इस्लामाबाद में कोई तस्दीक नहीं है, ना किसी के नाम सामने आए हैं कौन लोग शहीद हुए। इंसाफ जो डॉक्टर्स फोरम्स है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है कि 6 लोग मारे गए हैं, ना उनके नाम बताए गए हैं, ना ये पता है कि उनकी मैयतें किधर है। तो ये सूरत हाल जरा सोशल मीडिया पे भी जो चल रही है वो इस तरह होती नहीं है। जो हमारे जख्मी तो काफी लोग नजर आए हैं, जख्मी नजर आए हैं कि नहीं, ये हम भी यहीं पे खालिद साहब चीजें देख रहे हैं। ये सूरत हाल नहीं है। आप स्टेट के सामने एक दूसरी स्टेट आके खड़ी हो गई है, वो खुद आपको अच्छा, इसमें सनाउल्लाह एक चीज जो है, कैबिनेट आई हुई है, आपके साथ पूरी फोर्स आई हुई है, आपके साथ पूरे सरकारी हालात आ रहे हैं। मैं लोगों को जानता हूँ कौन सरकारी लोग यहाँ आए हैं। मेरा अपना सूबा है ना, मुझे मेरा भी वही है। सूरत हाल उस तरह नहीं है। तो मेडिएशन भी कोई नजर नहीं आ रही, मुज़ाकरात भी कोई नजर नहीं आ रहे, टकराव नजर आ रहा है। जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, सनाउल्लाह बस आते हैं तो इसी नुक्ते से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।